नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आगामी पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम और नेट को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक नई वीडियो उपस्थित हुए हैं। और हमारी आज की वीडियो का जो विषय है वो है काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। मध्यकाल में अवधि और ब्रज काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई थी, क्योंकि जो मध्यकाल जो चल रहा था उसमें जो ब्रज भाषा और अवधि है वो दोनों को दोनों काव्य भाषा के रूप में आ गई थी। क्योंकि उससे पहले जो काव्य था वो संस्कृत में और अन्य भाषाओं में रचा जाता था, जैसे प्राकृत, सौरसेनी और मागधी, अर्धमागधी इत्यादि जो अन्य अन्य रूप थे उनके अंदर उनका प्रचार प्रसार किया जाता था। उसी में ही जो बड़े जो रचनाएं थी, कृतियाँ थी, वो रची जाती थी। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो घुमा करके पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले हिंदी में अवधी भाषा का प्रयोग कौन से कवियों ने किया है। तो इसका उत्तर होगा सूफी कवियों ने, क्योंकि सूफी कवि ही अवधी भाषा को ले आए थे और उसमें से भी मलिक मोहम्मद जायसी और आदि जो कवि थे उन्होंने ही हिंदू धर्म के जो प्रेम आख्यानक थे, यानी जो प्रेम कथाएं थी, उनका ही वर्णन अपने काव्य के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर किया है। तो सूफी प्रेम आख्यानकों में सबसे पहली रचना जो है वो मुल्ला दाऊद कृत चंद्रायन है। तो ये यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो सूफी प्रेम आख्यानक हैं उनमें सबसे पहली रचना किसे माना गया है और उसका रचना काल क्या है। तो इसका रचना काल है 1379 ईस्वी और जो रचना है वो है मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, और जो कि सूफी पहला प्रेम आख्यानक माना गया। तो सबसे पहले हमें सूफी शब्द और प्रेम आख्यानक को जानना होगा कि सूफी क्या है। सूफी वो धर्म गुरु हैं जो मुस्लिम धर्म के संप्रदाय के थे और उन्हें मुस्लिमों में भी अग्रिम कोटि के अधिकारी थे और सफ़ेद रंग की ऊन का चोगा पहनते थे। उन्हें सूफी कहा गया है। और जो प्रेम आख्यानक है वो प्रेम की जो कृतियां हैं वो उन्होंने रची, क्योंकि बहुत से अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जो जितने भी सूफी कवि थे वो हिंदू धर्म के लोगों के साथ बैठा करते थे और उनकी जो प्रेम प्रसंग की घटनाएं थी उनको अपने काव्य का जो है वो उन्होंने भाग बनाया। अगला जो पॉइंट है वो है अवधी भाषा का, जो अवधी भाषा का साहित्यिक रचनाओं में सूफी कवियों को उपरांत राम भक्त कवियों ने किया है। तो जैसे ही सूफी कवियों ने अपना बोलबाला दिखाया, साथ ही साथ उसके साथ में आ गए थे रामचरितमानस के लिखने के जो प्रस्तोता हैं या जो राइटर हैं वो हैं तुलसीदास जी। तो उन्होंने भी जो है अवधी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया, क्योंकि अवधी भाषा का जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। अवधी के प्रयोग में राम भक्त तुलसीदास प्रमुख हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि अवधी का प्रयोग ही तुलसीदास जी ने अधिकांश किया है, क्योंकि उनकी एक अमर कृति है रामचरितमानस। तुलसी जी ने अपना महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा और राम भक्ति शाखा के कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। अब राम भक्ति में कौन कौन से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अवधी भाषा को ही अपने काव्य का जो रूप बनाया, यानी अपने काव्य की जो रचना है वो अवधी भाषा में की। ऐसे कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो सामने हैं। तो देखें, तो सबसे पहले रामचरितमानस के जो लेखक है वो तुलसीदास जी, उनकी अमर कृति है, ये तो बड़ा महाकाव्य है। माधव दास ने राम रासो भी, राम का जो गुणगान है वो भी अवधी में लिखी है। अग्रदास रामाष्टयम
और राम ध्यान मंजरी ये भी अवधी में लिखी गई, और ईश्वर दास जी ने भरत मिलाप जो है वो भी अवधी भाषा में रची, और हृदय राम ने हनुमान नाटक ये भी कृति अवधी में रची गई। इनमें से जो ईश्वरदास की कृति और हृदय राम की कृति और अग्रदास की कृति और तुलसीदास और माधव सभी जो कृतियां हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि HSSC और HPSC इन प्रश्नों को बार बार पूछती है। तो इन्हें आप अपने पास एक नोट्स के रूप में लिख लें ताकि ये याद रहे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले जो पॉइंट की तरफ चलें, तो यहाँ जायसी की अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि है, लेकिन तुलसी की अवधि शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठ अवधि है। ये देखिए, ये परिनिष्ठित है क्योंकि प्रतिष्ठित है, और जो कोई जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी की जो अवधि है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है। जो अवध के क्षेत्र के जो लोग हैं जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो अवधी है, और उसका ही प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तकों में किया है। लेकिन तुलसीदास जी की जो अवधि है वो शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा है, उसको कहा गया है। संस्कृत के विद्वान होने पर भी तुलसीदास जी ने अपनी अभिव्यक्ति लोक भाषा में की है। लोक भाषा यानी जहाँ पर जो क्षेत्र विशेष में जो प्रचलित भाषा थी उसे लोक भाषा कहा गया है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ देखें। तो जो अगला टॉपिक है, तुलसीदास जी ने अवधी के साथ साथ ब्रज पर भी अपना समय अधिकार रखते थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास जी अवधी के साथ साथ कौन सी भाषा पर उनका जो अधिकार रखते थे, यानी दोनों कमांड, कौन सी ऐसी भाषा थी अवधी के अलावा जिस पर उनका बहुत अच्छी कमांड थी, तो वो थी ब्रज भाषा। आधुनिक काल में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी में की है। तो ये जो कृष्णायन नामक की जो रचना है वो भी अवधी में की और है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। और कृष्णायन कृष्ण चरित्र को प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC द्वारा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो कृष्णायन कृष्ण चरित्र को प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य है। तो वंशीधर शुक्ल उर्फ रमई काका भी आधुनिक अवधि के कवि हैं। तो रमई काका जो है नाम किस कवि का है, तो नाम आएगा वंशीधर शुक्ल उर्फ रमई काका। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। पूर्वी यानी अवध के क्षेत्र से पे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो तीन बोलियां हैं, तीन भाषाएं जो हैं वो पूर्व की बोलियां हैं। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी जो मगध के आसपास कर क्षेत्र में बोले जाने वाले थे उसको कहते थे अर्धमागधी, और जो शूरसेनी है वो शूरसेन यानी मथुरा के आसपास कर जो है वो बोली जाती थी। अपभ्रंश होता है उसका एक बिगड़ा हुआ जो स्वरूप। अवधी के दो अन्य नाम कौशली और बैसवाड़ी भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवध के जो अवधी भाषा है उसको दो नाम से जाना जाता है, एक बैसवाड़ी और एक कौशली भाषा। कौशल जो क्षेत्र था वहाँ पर अवधी बोली जाती थी और बैसवाड़ा जो क्षेत्र था वहाँ पर भी अवधी ही बोली जाती थी। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और पहले जितने भी एग्जाम हो उनमें पूछे गए हैं, अतः सभी को नोट्स के रूप में लिखें और वीडियो को पूरा देखें। हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवियों ने अवधी का प्रयोग अपनी प्रेम कथाओं में किया है। तो हिंदी में जितने भी प्रेम आख्यानक लिखे गए उन सब के कवियों ने अपनी अवधी भाषा का प्रयोग ही किया गया है। आगे है सभी प्रेमाख्यानक अवधी भाषा में नहीं लिखे, अपितु उनमें से कुछ राजस्थानी और ब्रज भाषा में भी लिखे गए। यहाँ से देखिए ये कह रहे हैं कि सभी जो हैं प्रेम आख्यानक यानी प्रेम की जितनी घटनाएं हिंदू घरानों की थी जिन्हें सूफी कवियों ने अवधी में लिखा, ऐसा नहीं है कि वो अवधी में लिखी, लेकिन साथ साथ में राजस्थानी भाषा के अंदर और ब्रज भाषा में भी वो लिखे गए। अवधी भाषा, अब जो टॉपिक है वो है अवधी भाषा में रचित प्रेम आख्यानों का वर्णन। तो अवधी भाषा में कितने प्रेम आख्यानक लिखे गए,
किसने लिखे, कब लिखे और उनका वर्णन क्या था वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रेम आख्यानक है वो है चंदायन। इसकी रचना 1379 में हुई, जो कि मैंने आपको पहले अभी बताया, और उसके जो राइटर हैं वो है मुल्ला दाऊद। डॉक्टर राम कुमार ने इसे सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कौन से आलोचक ने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ जो वो चंद्रायन को माना है, चंदायन, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और अगर प्रश्न ये पूछ ले कि चंदायन जो है रचना वो कब या कौन सी ईस्वी में लिखी गई थी, तो आप देखेंगे 1379, और उसके जो कवि हैं वो हैं मुल्ला दाऊद। साथ ही साथ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा कहा है, यानी लोक कथा, जो लोकल क्षेत्र में बोले और गाए जाने वाली कथा है उसको ही लोर कथा कहा गया है। इसके नायक लोरक या लोर और नायिका चंदा का उन्मुख प्रेम चित्रित किया गया है। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, एक फीमेल चरित्र है और दूसरा मेल चरित्र है। जो लोरक है, लोर जो हैं वो नायक हैं, जबकि नायिका है चंदा। तो इसके कहा गया चंदायन, चंदा का आना। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। आगे है अवधी भाषा का जब प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है, यानी ये जो चंदायन है इसे अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना गया है, ये देखिए। और इनमें उन सभी कथानक रूढ़ियों एवं काव्य परंपराओं का पालन किया गया जो रूढ़ियाँ कथानक को सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। उन्हीं रूढ़ियों का भी चंदायन में भी जो है वो प्रयोग किया गया। तो चंदा और लोर नामक ऐसे प्रेमी युगल था जिसके बारे में मुल्ला दाऊद ने 1379 में ये एक कृति लिखी, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसे पहली कृति माना है। अब आएगा दूसरी जो कृति है, दूसरी जो रचना है वो है सत्यवती कथा। तो जो सत्यवती कथा है वो लिखी है ईश्वरदास जी ने। तो ईश्वरदास जी जो हैं उन्होंने 1501 में, तो इसकी जो रचना काल है वो है 1501 और सत्यवती कथा नाम से है। इसके कथानक का संबंध राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रेम प्रसंग से है, यानी दो प्रेमियों की जो कथा है इसमें भी लिखी है। इसमें जो सत्यवती है वो फीमेल यानी राजकुमारी है, और जबकि जो राजकुमार ऋतुपर्ण है उनके प्रेम की घटना का वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रंथ की रचना अवधी भाषा और दोहा और चौपाई शैली में की गई है। तो ये शैली है दोहा और चौपाई, ये दोनों छंद हैं। दोहा जिसमें 13 और 11 मात्रा होती हैं, जबकि चौपाई में समान समछंद है जिसमें 16-16 मात्रा ही मानी गई है। तो सत्यवती कथा जो है वो 1501 में लिखी गई और उसके जो कवि हैं वो हैं ईश्वरदास जी, और इसमें दो की कथा है, राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण का प्रेम प्रसंग की कथा लिखी है, तो इसको कहा गया सत्यवती कथा। और इस ग्रंथ की जो शैली है वो है दोहा और चौपाई। अगली जो रचना है वो है मृगावती। इसका जो रचना काल है वो 1503 है और इसकी जो नायिका है वो है मृगावती, और इसके जो नायक हैं वो हैं एक राजकुमार है, जिस राजकुमार का नाम जो है वो नहीं लिखा गया है। तो यहाँ से इसकी जो रचना काल है वो दो बताए गए और जो नायिका है वो है मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। देखिए सबसे पहले जो आपने पढ़ी चंदायन, उसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पहला काव्य माना, लेकिन मृगावती जो है वो कुतुबन की मृगावती है। तो मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो दोनों ही उक्तियां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है इस कथा की परिणति शांत रस में हुई है। तो जो परिणति यानी जो कथा है वो पूरी शांत रस में लिखी गई है। यह दोहा और चौपाई छंदों में रची रचना है। तो पिछली रचना भी जो आपने सत्यवती कथा पढ़ी उसमें भी दोहा और चौपाई छंद में ही लिखी गई थी। तो कुतुबन की मृगावती
रचना काल है 1503। इसमें एक राजकुमार है जबकि राजकुमारी मृगावती, उन दोनों के प्रेम का वर्णन है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेम आख्यानक काव्य का पहला या प्रथम जो ग्रंथ है वो माना है। अगली जो रचना है वो है पद्मावत, क्योंकि ये जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तो विधिवत तरीके से याद कर लेने की कोशिश करना क्योंकि इसकी सारी घटनाओं को बताया गया है। इसका जो रचना काल है वो आपको है 1540 और लिखी किसने है, रचना करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें चित्तौड़गढ़ के जो राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी यानी जो पद्मावती है उसकी एक प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार जायसी से बहुत पहले प्राकृत भाषा में रचित रतन शेखर कथा मिलती है जिसकी कथा वस्तु पद्मावत से गहरा साम्य रखती है। यानी हरदेव बाहरी जी कहते हैं कि जो कथा जायसी ने अपनी पुस्तक में लिखी है ऐसी कथा बहुत समय पहले जो है वो रतन शेखर कथा जो आई थी उसमें ऐसी कथा जो है मिलती जुलती सी थी। यानी दोनों कथाओं का एक साथ में एक सामीप्य सा है, दोनों का साम्य जो रखती है यानी समानता रखती है। यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना गया क्योंकि ये भी एक कथन है, इसे अवधी भाषा का महाकाव्य भी बहुत से विद्वानों ने माना है। जायसी रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान के निवासी थे जो अवध क्षेत्र में आता है। तो जायस इनके गांव का नाम है और उस गांव में रहने वाले व्यक्ति का नाम था, रख दिया गया जायसी। तो और वो पड़ता कहाँ है, वो पड़ता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंदर। तो इनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी जो कि ऊपर लिखा गया है। अगली जो कथा है वो है मधुमालती। मधुमालती जो है वो 1545 में लिखी गई और इसके जो कवि हैं वो हैं मज्झन। इसका जो नायक है मनोहर एक राजकुमार है क्योंकि अमूमन सभी ने राजघरानों की प्रेम कथाओं को ही अपने कृतियों का जो विषय बनाया है। तो इसका जो नायक है वो है राजकुमार मनोहर और इसकी जो नायिका हैं वो हैं मधुमालती जो कि एक राजकुमारी है। इसकी रचना अवधी भाषा में और दोहर चौपाई में लिखी गई है। तो अवधी भाषा के ये सभी जो ग्रंथ हैं वो चल रहे हैं और जितने भी, और साथ साथ में इनका जो सन और उनके कवियों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए। तो मधुमालती मंझन ने द्वारा रचित है और इनका जो समय है वो है 1545 ईस्वी में। इसका नायक है राजकुमार मनोहर और इसकी जो नायिका है वो है राजकुमारी मधुमालती। उन दोनों के प्रेम प्रसंग की कथा जो है इस ग्रंथ के अंदर लिखी गई है। अगला जो कृति है वो है माधवातल काम कंदला यानी माधवातल काम कंदला। ये भी कृति आलम की है और आलम ने इसे जो है वो 1584 में लिखा है। आलम की रचना है ये माधवातल और काम कंदला। तो इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। आलम ने नायक नायिका के एक जन्म का वृत्तांत प्रस्तुत किया यानी एक जन्म से पूरे जन्म की कथा एक ही रचना के अंदर उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। तो ये भी विषय बहुत ही गंभीरता से लिखा गया है। इससे पूर्ववर्ती कवियों ने अनेक जन्मों की प्रेम कथा वर्णन की है। तो यानी इन्होंने सिर्फ एक जन्म के प्रेम का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और उसका वृत्तांत जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जबकि इससे जो पहले कवि थे उन्होंने अनेक जन्मों की प्रेम कथाओं को जो है वो उकेरा है, लिखा है। इस प्रेम कथा पर इसी नाम से पहले भी अनेक कवियों ने अनेक ग्रंथ जो है वो लिखे हैं। यानी जो माधवातल और काम कंदला है ये विषय आलम ने 1584 में अवधि में लिखा था, यानी ये जो रचना है आलम ने लिखी है। लेकिन ऐसे आलोचक वर्ग या जो विद्वान लोग हैं उन्होंने विद्वजनों ने कहा है कि ये ऐसी प्रेम कथा है जिस पर पहले भी अनेक कवियों ने कई ग्रंथ जो लिखे हैं। लेकिन आलम ने एक जन्म को बड़ी बखूबी तरीके से उसको प्रस्तुत किया है और जबकि
उससे पहले जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक जन्मों की बातें जो है वो लिखी हैं। अगला जो पुस्तक है वो है चित्रावली। तो चित्रावली जो है वो उस्मान की पुस्तक है। चित्रावली जो है वो उस्मान की पुस्तक है और उस्मान ने इसे 1613 में लिखा है। उस्मान गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, तो गाजीपुरी भी इनको कहते हैं। इसमें कथा साहित्य और काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है, यानी जो कि कहानी के अंदर लिखते हैं या कथा साहित्य में लिखते हैं उन सारी विशेषताओं को वर्णन किया है, जैसे कथानक अच्छा हो, संवाद अच्छे हों और देश काल वातावरण, चरित्रण और उनकी शैली, इन सब को बड़ी विशेषता हैं, ये उनका भी वर्णन किया है। इसका जो नायक है वो नेपाल के राजा का पुत्र सुजान कुमार है। तो ये देखिए, ये नेपाल का एक राजा है, उसके पुत्र का नाम है सुजान कुमार और इसकी जो नायिका है वो है रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। तो रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली और नेपाल के राजा का पुत्र सुजान कुमार, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन भी चित्रावली में उस्मान ने 1613 में किया। उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे और उन्होंने पूरी संपूर्ण विशेषताओं को अपने काव्य में उकेरा है। उस्मान शाहजहां काल में भी विद्वान थे, यानी उन्होंने कहा था कि जो उस्मान जो कवि हैं वो जो शाहजहां थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया, उनके शासन काल में भी ये निवास करते थे। अगली जो पुस्तक है वो आप देखें रसरतन। रसरतन जो है वो पुहकर कवि ने लिखी है, जो कि अकबर के कालीन थे। अब देखें तो जो पुहकर कवि हैं वो अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे, यानी बेटे का भी पोते का भी जो पुत्र है वो चौथी पीढ़ी उसके थे। तो राम रतन के रचयिता पुहकर कवि हैं। अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे, यानी पोते के भी पुत्र थे। वे सुशिक्षित और संस्कारी व्यक्ति थे। रस रतन की रचना 1618 में की। ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो रस रतन है, इसकी रचना काल क्या है, वो आएगी 1618 ईस्वी और इनका जो शैली थी, भाषा शैली, वो दोहा और चौपाई में लिखी गई। जबकि इस काव्य ग्रंथ में राजकुमारी रंभा एवं सोम, जो कि राजकुमार सोम हैं, उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इसे शॉर्टकट में अगर याद करने करें तो जो रस रतन है वो पुहकर कवि ने लिखी है, जबकि पुहकर कवि अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे, यानी पोते के पुत्र थे। वे बहुत ही संस्कारी और सुशिक्षित थे। साथ ही साथ इस रचना का जो उन्होंने 1618 ईस्वी में वर्णन किया है, इस ग्रंथ में राजकुमारी रंभा और एक राजकुमार सोम के प्रेम प्रसंग का वर्णन है और इसकी जो शैली है वो दोहा और चौपाई में लिखी गई है। तो इस रस रतन से जो है वो आपको 5-6 पॉइंट में ही पूरी की जो घटनाक्रम है वो आपको मिल जाएगा। अगली जो पुस्तक का नाम है वो आती है ज्ञानदीप। तो जो ज्ञानदीप पुस्तक है वो लिखी जो इस श्रृंखला की अंतिम रचना है, यानी जो अवधि में बहुचर्चित पुस्तकों में ज्ञानदीप जो है वो अंतिम आती है। तो शेख नबी ने इसको लिखा है 1619 ईस्वी में। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो ज्ञानदीप जो है उसके कृतिकार कौन है, उसने किसने उसे रचा है, तो वो आएगा शेख नबी ने इसकी रचना की है। और कब की है, 1619 ईस्वी में। तो नलोपाख्यान की भांति इसमें भी नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रथा थी, एक समय था जब राजकुमारी अपने वर का चयन करने के लिए स्वयंवर इत्यादि जो है वो करवाए जाते थे। तो यहाँ पर भी शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा की है। तो जो शेख नबी थे वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने वेदों में जो कही गई उक्तियां हैं उनकी काफ़ी प्रशंसा की है। और उन्होंने बताया है कि जो नलोपाख्यान है, नल दमयंती की जो कथा थी, उसकी भांति नायक की खोज के लिए जो स्वयंवर का आयोजन होता है, ऐसे वहाँ भी किया गया था। तो ज्ञानदीप ने जो रचना है वो
इस श्रृंखला की अंतिम रचना है। इसके जो लेखक या कवि हैं वो हैं शेख नबी, और कब की रचना है? 1619 ईस्वी में। चलिए अगले जो आगे हैं और देखें, इसके अतिरिक्त कासिम शाह ने हंस जवाहिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है हंस जवाहिर, और इसके जो कवि हैं वो हैं कासिम शाह, और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती नामक प्रेम आख्यानों की जो रचना थी वो भी अवधी में की है। प्रेम आख्यानक यानी प्रेम कथाओं की जो रचना है वो अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस की रचना 1574 में हुई थी, और इसकी भाषा अवधी तथा दोहा और चौपाई शैली में रची गई रचना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि रामचरितमानस जो है वो की रचना कब की गई? तो रामचरितमानस की जो रचना है वो 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी द्वारा की गई थी, और इनकी भाषा जो है वो अवधी है, साथ साथ में दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई रचना, इसे महाकाव्य भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने कवितावली, गीतावली और वरवई रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहचू और नामक आदि जो ग्रंथ हैं वो भी अवधी में लिखे हैं। तो अवधी पर अच्छी कमांड, अपना प्रभुत्व होने के कारण तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की जो रचना है वो इस भाषा में की है, जिसमें से कवितावली, गीतावली, वरवई रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहचू आदि जो अवधी में लिखे गए। तो तुलसी के अतिरिक्त लाल दास ने भी अवध विलास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचनी है, अवध विलास की रचना जो है वो 1643 में की थी। तो 1643 में अवध विलास की रचना की गई, और लिखने वाले हैं रत्नाकार हैं उसके लालदास जी, जिसमें राम जन्म से वन गमन तक की कथा का वर्णन है। यानी लालदास जी द्वारा लिखी गई रचना के अंदर राम जन्म से लेकर के वन गमन तक की रचना का वर्णन किया गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जी जो अवधी के महाकवि माने गए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले मलिक मोहम्मद जायसी जो कि सूफी थे, और रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास जी, वो हिंदू जो थे, उन जो है अब वो महाकवियों की श्रृंखला में माने गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपने पढ़ा काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय और विकास। उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर भी आपको पिछले लेक्चर्स की भांति पसंद आएगा, और आगामी पीजीटी हिंदी और नेट या टीजीटी हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसमें आपका सहयोग करेंगे। इसी कामना के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।